नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपना वर्क परमिट खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा आते हैं वो लोग मोस्टली अपना ये वाला प्रोसेस, वीज़ा वाला प्रोसेस, स्टडी परमिट का एप्लीकेशन का प्रोसेस, ये सब सारा कुछ एजेंट से करवाते हैं। लेकिन ये वर्क परमिट का एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप खुद से कर सकते हो। इसके लिए आप किसी एजेंट को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप खुद से कर सकते हो। तो आपको मैं अभी इस कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है जीसी की लॉगिन। सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा वो होगा अपने canada.ca का। आप ये वेरीफाई कर देना कि ये वेबसाइट करेक्ट है कि नहीं। canada.ca का सबसे पहला वेबसाइट आएगा साइन इन टू योर IRCC सिक्योर अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको फिर स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पे आपको मिलेगा साइन इन विद जीसी की का ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करना। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा होगा, यहाँ पे आपको वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपके स्टडी परमिट के एप्लीकेशन के ड्यूरेशन में जो आपने जीसी की में अकाउंट बनाया था वो वाला। मोस्टली ऐसे केसेस में आपका जो एजेंट होता है वो आपको आईडी और पासवर्ड दे दिया होगा उसने। अगर आपको उसने नहीं दिया तो आप उसको कांटेक्ट करके अपना जीसी की का आईडी और पासवर्ड ले सकते हो। इस प्रोसेस में एक और चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपसे वो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि मेमोरेबल पर्सन पूछ सकता है या फिर आपका पेट्स नेम पूछ सकता है। जो भी आपने सेट करा था ड्यूरेशन उस टाइम पे जो भी सेट करा था वो सारा आपको एजेंट बता देगा जो जो उसने सेट करा था, और वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आपके लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का। उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके अंदर आपको अपने प्रीवियस जो भी आपने स्टडी परमिट एप्लीकेशन करा था स्टार्टिंग में अपने कनाडा में आने से पहले वाला, वो सारा आपको हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सबसे नीचे आना है स्क्रॉल ऑन करके, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू कम टू कनाडा के अंदर। स्क्रॉल डाउन जब करोगे वहाँ पे दिख जाएगा और उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, पर्सनल रेफरेंस कोड और आई डोंट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा विजिटर वीज़ा स्टडी और वर्क परमिट का। क्योंकि हमें वर्क परमिट अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा वो, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। तो ऑब्वियसली हम वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में वर्क सेलेक्ट करना है। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। तो उसके अंदर आप मोस्टली 1 ईयर का स्टडी कर रहे हैं या फिर 3 ईयर का स्टडी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे मोर देन 6 मंथ्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है टेम्प्रेरी में। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपके पासपोर्ट के अंदर जो कोड है किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंडिया पे क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ योर करंट कंट्री टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस। इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन कनाडा यू शुड सेलेक्ट कनाडा। तो आपको वहाँ पे कनाडा सेलेक्ट करना है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीजन और अ परमानेंट रेसिडेंट। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो यस करना है, नहीं तो आपको वहाँ पे नो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। वो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है जो भी आपने सेट करा था अपना पहले वाला, आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं वहाँ पे आपको पूछेगा कि आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अगर आप हो तो यस करना है, नहीं हो तो मोस्टली का नो होता है आंसर। तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। अगला आपसे पूछेगा कि आपका और करंट इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं तो आपका स्टूडेंट सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछेगा कि डू यू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेलेक्ट करना है नो, क्योंकि हमें किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम करना है। अगले पेज पे आएंगे तो आपसे पूछेगा कि आर यू अ फुल टाइम स्टूडेंट at a participating post-secondary institution and want to work on campus up to 20 hours। यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है क्योंकि आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो और आपको कोई भी एम्प्लॉयर के नीचे काम करना है, तो इसके अंदर आपको नो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिल करना है हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ पार्टिसिपेटिंग कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, और ये फुल टाइम था कि नहीं। तो इसके अंदर आपको येस सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ इज़ योर वर्क एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर स्टडी। आपने अगर कोऑप और इंटर्नशिप का आपका नेसेसरी था तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। मोस्टली का नो होता है तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करूँगा। फिर से आपको अगला कुछ इसमें आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते, सब कुछ ईजी क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो अगले के अंदर देखेंगे तो आपको पूछेगा कि हैव यू बीन टोल्ड बाय इन इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप ऑफिसर दैट यू आर अप्रूव्ड फॉर अ प्रिंसिपल परमानेंट। तो ये मोस्टली का ये आंसर नो ही होता है। और अगर आपने अपना परमानेंट रेसिडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म अपने भरा हुआ है, पीआर के लिए फाइल डाली है तो यस करना है, नहीं तो इसके अंदर भी आपको नो करना है। और डू यू हैव अ रिटर्न जॉब ऑफर। इसके अंदर आपको अगर मिला जॉब ऑफर है भी तो भी आपको इसमें नो ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इसके अंदर पूछेगा डू यू हैव अ ऑफिशियल लेटर फ्रॉम योर स्कूल दैट कंफर्म्स दैट योर कंप्लीशन
दैट यू हैव completed योर स्टडी प्रोग्राम एज वेल एज कॉपी ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट। तो मोस्टली जब भी आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके पास आपका कंप्लीशन लेटर और आपका ग्रेड रिपोर्ट दोनों आइटम्स आपके पास आ चुके होंगे। ट्रांसक्रिप्ट भी आता है कुछ कॉलेजेस में, लेकिन मेरे कॉलेज में यॉर्क यूनिवर्सिटी में ग्रेड रिपोर्ट होता है जिसके अंदर आपके ग्रेड्स लिखे होते हैं सारे, और उसके अंदर ये भी कंप्लीशन लेटर भी आता है। तो ये दोनों चीज़ें सो रख के आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे मेरे पास दोनों आइटम है, तो यहाँ पे मैं इस येस सेलेक्ट करूँ। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। आप अगर सिंगल हो तो सिंगल डालोगे, अगर मैरिड हो तो मैरिड डालोगे। आपके करंट स्टेटस के हिसाब से आपको यहाँ फिल करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर करंट प्रोविंस, आप अभी किस प्रोविंस में हो। तो यहाँ पे आपको ओंटारियो सेलेक्ट करना है। अगर आप जहाँ पे भी रह रहे हो उस हिसाब से आपको अपना ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रोविंस में हो। यहाँ पे मैं ओंटारियो सेलेक्ट करूँगा। ये एक मेन ऑप्शन है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि टेम्प्रेरी रेसिडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम किस लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्लिक करना है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे। तो इसके अंदर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे हम थोड़े और क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ये सब लिखा होगा, आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। इस पेज के अंदर आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू हैव ए ऑफिशियल लेटर फ्रॉम योर, फिर से जो हमसे पहले पूछा था सेम क्वेश्चन दोबारा पूछा है कि आपके पास क्या आपके ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी है कि नहीं। यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास मेडिकल एग्ज़ाम परफॉर्म बाय आरसीसी, जो मेडिकल का टेस्ट होता है जो आपको आपने कनाडा में आने से पहले इंडिया में करवाया था, वो आपके पास यहाँ पे पिछले 12 महीने के अंदर है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा में 2 साल की स्टडीज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको नो सेलेक्ट करना है क्योंकि आपने 12 महीने के अंदर नहीं करवाया है। तो अगर आपने करवाया हो तो यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नो ही करना है। ये इसमें इस पेज में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कोई भी डेजिग्नेशन में आप काम करना चाहते हो, तो इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है नो। सिमिलरली दोबारा से क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से आपका कोई इनमें से कोई जॉब करने जा रहे हो कि नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें इन सेक्टर्स में से नहीं होते, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नो। अगर आपका है तो आपको यस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इस पेज में आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर योर फैमिली मेम्बर। ये उन ऑप्शंस के लिए है जब आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर का साथ में एक्सटेंशन अप्लाई करना है आपके स्टडी परमिट के बेसिस पे, तब आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर का एप्लीकेशन इसके साथ नहीं डालना है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे, सिर्फ अपना एक्सटेंशन करवाओगे यहाँ पे। ये वाला ऑप्शन आपसे पूछ रहे हैं आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी एजेंट से आप करवा रहे हो तो वो लोग सेलेक्ट करते हैं यस, लेकिन यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आप खुद कर रहे हो तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपने बायोमेट्रिक दिया था कि नहीं, आपने इससे पहले बायोमेट्रिक दिया है तभी आपको स्टडी परमिट मिली थी, तो आपको येस सेलेक्ट करना है। इस एप्लीकेशन की ड्यूरेशन में आपको फ़ीस भरनी पड़ सकती है, तो क्या आप फ़ीस भरने के लिए तैयार हो कि नहीं। इसके अंदर आपको येस सेलेक्ट करना है कि अपनी आप फ़ीस खुद देने वाले हो इस एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप अपना येस सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एबल टू मेक डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, स्कैनर और कैमरा। तो ये ऑब्वियसली आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे आप खुद का जो है डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन। ये सब बहुत पागल वाले क्वेश्चंस है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हो और ऑनलाइन आप पेमेंट नहीं करोगे, कैसी बात हो सकती है। तो पता नहीं ये सब क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट करने वाले हो। तो इस पेज के अंदर आपको रिव्यू और आंसर्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वर्क परमिट का एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, तो यहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो फाइनल होता है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वर्क परमिट का एप्लीकेशन जो है वो आपको सिर्फ एक बार इशू होता है। अगर इसके अंदर आपको कोई भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपने अगर गलत भर दिया तो आपको इसी पेज पे ही करेक्शन करनी होगी। आगे जाके वो करेक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट सबमिट ही होगी। तो यहाँ पे आपको रिव्यू कर देना है जो जो आपने डिटेल्स फिल करी थी वो करेक्ट है कि नहीं, इस पेज के अंदर आपको रिव्यू करना है। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि आपने कोई चेंजेस करनी है तो वो पेन वाले बटन पे साइड राइट साइड में दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो उस वाले आंसर के लिए। तो यहाँ पे सबमिटिंग से पहले आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि आप आने वाले स्टेप्स में क्या करने वाले हो। तो इसके अंदर थर्ड स्टेप आप देख सकते हो कि यहाँ पे थर्ड वाले स्टेप के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हो। तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी स्टेप के बीच में अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है आपके आंसर्स। तो यहाँ पे आने वाले हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म्स वाले सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख सकते हो यहाँ पे IMM5710 जो है, ये अपना एक फॉर्म है जो कि आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को आपको खोलना है एक्रोबैट रीडर के अंदर। जो अडोब का एक्रोबैट रीडर होता है आप डाउनलोड करते हैं ना, वो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके अंदर ही ये फिल होगा, क्योंकि जब आप डाउनलोड करोगे तो ये क्रोम के अंदर नहीं खुलता है, उसके अंदर एरर आता है। तो आपको जब भी ये खोलोगे तो वो एक्रोबैट रीडर के अंदर आपको खोलना है। सबसे पहले हम खोलेंगे IMM5710।
तो हम इस फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, एडोब एक्रोबैट रीडर के अंदर हम आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं यूसीआई नंबर। यूसीआई नंबर जो है वो आपके स्टडी परमिट, जो लेटेस्ट स्टडी परमिट होगा, जो आपका एक्सटेंशन के बाद होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एक 1 ईयर का कोर्स लेके आते हैं वो सेकेंड ईयर का कोर्स के अंदर जो है नया स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं। तो नया स्टडी परमिट के ऊपर यूसीआई नंबर लिखा होगा, वो यूसीआई नंबर आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे आप क्या करने आए हुए हो, तो वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई फॉर वर्क परमिट फॉर द फर्स्ट टाइम विद न्यू एम्प्लॉयर, इस पर टिक मार्क करना है। फिर आपका फुल नेम पूछेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का गिवन नेम जो है वो सिर्फ वही होता है, कुछ कुछ के लास्ट नेम जो है उन्होंने नहीं लिखा होता है कुछ कुछ पासपोर्ट्स के अंदर। तो आपको आपको गिवन नेम के अंदर जैसा का जैसा पासपोर्ट के अंदर दिया है बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो के लिए कुछ भर के दिखा देता हूँ। राहुल शर्मा भर दिया। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है कि हैव यू एवर यूज्ड योर अदर नेम। तो आपका अगर कोई मेडन नेम है या फिर कोई और नाम है, तो मोस्टली लोगों का नहीं होता है, तो हम यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। ये सब डिटेल्स आपके पासपोर्ट के अंदर होंगी, तो बिल्कुल सेम वहाँ पे डालना है। तो अपना कंट्री डालना है जहाँ से आप बिलोंग करते हो। यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी सिटीजनशिप भी इंडिया की होगी, तो आपको इंडिया का ही डालना है, अपने कंट्री के हिसाब से डाल देना। और यहाँ पे आप कंट्री ऑफ रेसिडेंस अभी कहाँ पे हो, कनाडा में, तो आपको अभी इसका स्टेटस लिखना है जो कि है स्टूडेंट। और आपको स्टडी परमिट का डेट यहाँ पे डालना है, आपका जब कनाडा में लैंड करे थे तब से लेकर आपका स्टडी परमिट का एक्सपायरी डेट तक का स्टडी परमिट की डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। 8 क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि आप पिछले 5 साल के अंदर 6 महीने से ज़्यादा किसी और कंट्री में रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर होम कंट्री। तो इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है। मोस्टली लोग नहीं रह रहे होते, तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करूँगा। अगर करते हैं तो आपको वहाँ पे ड्यूरेशन डाल देना है। और इसके अंदर मैरिटल स्टेटस आपसे पूछे, यहाँ पे मैं सिंगल डाल के देख रहा हूँ। और यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, अपना अगर है तो अपना स्पाउस का नाम डाल देना है। 10th क्वेश्चन है, अगर आपकी इससे पहले किसी से शादी हो रखी है तो यहाँ पे आपको 10th वाले के अंदर डिटेल भरना है, वरना तो यहाँ पे हम नो ही सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेजेस, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका मदर टंग क्या है। यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे पूछा है कि आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर टेकन अ टेस्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड टेस्ट सेस योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो हाँ, आपने आइल्स दिया था जब आप आए थे, तो उस टेस्ट के लिए आपने यस यहाँ पे डाल दिया है। अगला क्वेश्चन आपके पासपोर्ट से रिलेटेड है, जो आपके पासपोर्ट के अंदर डिटेल्स आ रही है वैसा का वैसा आपको यहाँ पे डाल देना है। और कंट्री ऑफ इशू, वो आपका इंडिया है तो फिर यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और इशू डेट भी आपके पासपोर्ट के अंदर लिखा है, बिल्कुल सेम मैचिंग डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देनी है। अगला क्वेश्चन जो आता है वो 5 और 6 वाला तो स्किप हो जाता है। उसके बाद आता है नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी, बट देन आपका डाल दोगे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दोगे। और यहाँ पे आपके पास यूएस का पीआर कार्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, तो यहाँ पे आप अपना डिटेल डालोगे, जो आपका करंट एड्रेस है कनाडा के अंदर वो यहाँ पे आप डाल दोगे, ताकि क्योंकि आपको अगर कांटेक्ट करेंगे ये लोग तो इसी एड्रेस पे करेंगे, तो आपका ये एड्रेस फाइनल वाला होना चाहिए। आप अब यहाँ पे भी इस पॉइंट पे अपना एड्रेस चेंज भी कर सकते हो, जहाँ पे अगर आप नई जगह रह रहे हो तो यहाँ पे अपना नया एड्रेस डाल सकते हो। अगला है टेलीफोन नंबर। यहाँ पे अपना करंट टेलीफोन नंबर जो एक्टिव रहता है ये डालना, क्योंकि अगर कुछ भी किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन आती है तो आप लोगों को वो फ़ोन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल डालना बहुत ज़रूरी है, जो भी जिस भी ईमेल से आप आईआरसीसी की अपडेट्स चाहते हो वो यहाँ पे ईमेल डालना होगा। सेम टू सेम ईमेल आई विल रिकमेंड कि आप सेम ईमेल डालो जो आपके पास जिससे आपने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। अगला क्वेश्चन है कमिंग टू कनाडा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डेट एंड प्लेस ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये आपके दिख जाएगा। कमिंग टू कनाडा ये वाले ऑप्शन के अंदर आपको दिख जाएगा जब आप इन पहली बार कनाडा में लैंड करे थे, तो आपको जो स्टैंप लगा हुआ था अराइवल वाला वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं अपना टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं आया था फॉर एग्जांपल अक्टूबर में, ये एग्जांपल है लेकिन आपको ये पासपोर्ट के अंदर देखना है। और यहाँ पे प्लेस के अंदर अपना एयरपोर्ट नाम डाल सकते हो, जैसे मैं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट आया था तो मैं यहाँ का डाल देता हूँ। तो ओरिजिनल पर्पस ऑफ कमिंग टू कनाडा सबका स्टडी होता है, तो यहाँ पे स्टडी डाल देता हूँ। डेट एंड प्लेस ऑफ योर मोस्ट रीसेंट एंट्री गो टू कनाडा। अगर आप कनाडा छोड़ के गए थे तो वो आप लिख सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं होते तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ वाला क्वेश्चन। अगर आपका
स्किप हो जाएगा। अगर आपने डालना है तो डाल सकते हो डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे कि आपका स्टडी परमिट या वर्क परमिट जो भी है वो डाल सकते हो। अगर ये सिर्फ उनके लिए जो कनाडा में छोड़ के अगर इंडिया गए थे बीच में, तो उनके लिए होता है ये। अगला क्वेश्चन है डिटेल्स ऑफ इंटेंटेड वर्क। तो आप ये एप्लीकेशन डाल किस ले रहे हो, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉयर डिटेल्स। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसके अंदर कोई डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, तो आप सारे एम्प्लॉयर्स के अंदर काम कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक एक एम्प्लॉयर के अंदर काम नहीं कर रहे। तो ये सारे फील्ड को आपको एम्प्टी छोड़ देना है। ये सारे अगर आपको भरने हो तो भर सकते हो, लेकिन आई वुड रिकमेंड आप ना भरो। 8th वाला क्वेश्चन है हैव यू बीन इशूड अ सर्टिफिकेट अंडर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये सब नहीं मिला होता। अगर आपके पास है तो येस सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि लोगों के पास नहीं होता है। अगला पॉइंट है एजुकेशन। यहाँ पे आपको एजुकेशन डाल देनी है। यहाँ पे गलती से मैंने नो सेलेक्ट किया, लेकिन आपको यहाँ पे अपने कनाडा वाला स्टडी डाल देना है, और इसके अंदर ड्यूरेशन डालना है कि आप कब से कब तक की। जैसे आपने अगर 2 प्रोग्राम करे हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम के अंदर अपना जब आपने पहला कोर्स स्टार्ट किया था वो वाला डेट डाल देना है, और एंड के अंदर आपका दूसरा कोर्स जब खत्म होगा तब का डेट डाल देना है। और फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर दोनों आप ऐड कर सकते हो। इसके अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं होता है लिखने के लिए। जैसे आपने अगर मार्केटिंग करी है तो मार्केटिंग लिख दोगे, और अगर उसके साथ आपने मान लो सप्लाई चेन करा है तो मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन ऐसा करके लिख सकते हो। और स्कूल एंड फैसिलिटी नेम अगर आपका स्पेस आ रहा है तो आप मोस्ट रिसेंट वन का वहाँ पे लिख सकते हो। सिटी एंड टाउन आपको पता ही होगा कॉलेज कहाँ पे है, तो कॉलेज की डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। मैं ये वाला पार्ट जो है स्किप कर दिया था गलती से, तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ पे आपको पिछले 10 साल के जो भी आपने काम करे हैं, ज़्यादा मेजर वाले, जहाँ पे कि अगर आपने कनाडा में भी 6-7 महीने से ऊपर कर रखे एक जगह पे काम, तो वो वाला एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी है। टू एंड फ्रॉम डालने हैं, अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ मंथ्स डालने हैं। फॉर्चुनेटली आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मंथ डालना है कि आपने वहाँ पे क्या पोजीशन थी। आपको यहाँ पे करंट एक्टिविटी एंड ऑक्यूपेशन के अंदर वहाँ पे लिखना है कि आप किस पोजीशन पे थे। एसोसिएट थे तो एसोसिएट लिख सकते हो, और कंपनी कौन सी थी तो कंपनी का नाम लिख सकते हो। गूगल कर लेना कंपनी का नाम, तो वो जो पूरा कंपनी आता है। जैसे मैं वॉलमार्ट में था तो वॉलमार्ट INC था, तो मैंने वहाँ पे वॉलमार्ट INC लिख देना है। तो ऐसा लिखना है। और कंट्री, प्रोविंस, टेरिटरी जो भी है वो आपको भर देना है। ये यहाँ पे मैं गूगल का एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको अपने अपने इंडिया का भी लिखना है। यहाँ पे आपको इंडिया में अगर आपने काम करा है तो इंडिया वाला एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। या आपने मेजर टाइम तक काम करा है वो सारा आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो जैसे यहाँ पे अगर आपने 6 महीने से या फिर 5-6 महीने से ऊपर एक जगह पे काम करा, तो ये आपको फिल करना होगा। अगला सेक्शन है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आपको इस सेक्शन के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपको किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस था तो वो आपको येस और नो में सेलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती होपफुली, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप जो आंसर्स है वो यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपने अपने स्टेटस से ऊपर मतलब आपके वैलिडिटी के अंदर ही आपने काम करा है, उसको एक्सीड नहीं करा, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। और अगला क्वेश्चन है हैव यू बीन रिसीव्ड फॉर अ वीज़ा और स्टडी परमिट। तो उसके लिए भी आपको नो करना है, क्योंकि आप यहाँ पहुँच चुके हो। सेक्शन के अंदर आपसे पूछा है कि आपको कभी कंट्री से निकलने के लिए ऑर्डर दिया गया है या फिर ऐसा कुछ लीगल एक्शन लिया गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नो होता है, क्योंकि आप लोगों का वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है और आप लोग कनाडा के अंदर हो, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछा गया है कि हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर रिमेन इन कनाडा। इसका आंसर येस है, क्योंकि आपने अप्लाई किया है कनाडा में आने के लिए और आपका स्टडी परमिट अप्रूव हो चुका है। तो इस सेक्शन के अंदर आपको येस सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिख देना है अपने स्टडी परमिट की डिटेल्स। स्टडी परमिट की जो आपका ऊपर एक ब्लैक कलर का नंबर होता है, तो टॉप राइट कॉर्नर के अंदर बोल्ड में, वो आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है। वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है विथ वैलिडिटी। जो भी आपका स्टडी परमिट था, दोनों स्टडी परमिट के, पहले वाला और दूसरे वाला, दोनों के दोनों आपको यहाँ पे देने होंगे। तो दोनों को दोनों डिटेल आप यहाँ पे भर दोगे। अगला क्वेश्चन आता है हैव यू एवर कमिटेड अरेस्ट और बीन चार्ज। अगर आपके साथ ऐसा कोई दुर्घटना हुई है तो आपको यस सेलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे बड़े शरीफ होते हैं, शरीफ बन के घूमते हैं, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। दोबारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूड है। यहाँ पे फालतू के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो दोबारा इसका भी आंसर भर देते हैं। डिड यू एवर सर्व इन मिलिट्री, सिविल डिफेंस और सिक्योरिटी ऑफ पुलिस। ये सब पुलिस में तो कोई भी नहीं होता यार, तो इसका आंसर भी नो ही होगा। अगर आपने किया हो तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली नो होता है। हैव यू बीन एबल टू, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप के मेंबर थे कि नहीं, इसका आंसर भी नो ही होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि हैव यू विटनेस पार्टिसिपेटेड इन इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स और लूटिंग, तो इसके आंसर भी नो ही होगा।
ये सब तो ये सब कौन ही करता है। और सबसे लास्ट स्टेप यहाँ पे आ जाता है कि आप कंसेंट करते हो कि आईआरसीसी आपसे कांटेक्ट करेगी नहीं। तो इसके अंदर हाँ, ऑब्वियसली आपको पता लगना चाहिए कि आपका वर्क परमिट अप्रूव हुआ है या फिर क्या अपडेट हुआ है इसके अंदर। तो आपको इसके अंदर येस सेलेक्ट करना है। फिर लास्ट स्टेप है कि इसके अंदर आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपके पासपोर्ट के है बिल्कुल सेम टू सेम नाम डालना है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आप भर रहे हो वो सारा डिटेल आपके पासपोर्ट के साथ मैच होना चाहिए। और ये सारे डिटेल केस सेंसिटिव होते हैं। आपका नाम भी अगर कैपिटल में है तो वहाँ भी कैपिटल में होना चाहिए सबमिट करते टाइम, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको सबमिट करने से रोक सकती है, क्योंकि ये लोग केस सेंसिटिव रखते हैं नाम को भी। तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है सारी डिटेल भरने के बाद। डेट डालना है, आज का डेट, जहाँ जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो उस दिन का डेट डालना है। जी, आपको वैलिडेट का बटन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको रेड में पॉपअप करके बता देगा। तो वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा क्यूआर कोड बन के आ जाता है। इसका मतलब ये है कि सारी डिटेल्स करेक्ट है, आपने सारी डिटेल्स भर दी है और ये वाली फाइल सबमिट करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो आपको सिंपली इस वाले डॉक्यूमेंट को सेव करना है। मेन्यू में जाके ऊपर लेफ्ट साइड में मेन्यू है, उसको सेव एज करके पीडीएफ कर देना है। और राइट साइड में भी सेव का बटन है, तो आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ में सेव करना है इसको। पीडीएफ में सेव करने के बाद आपके वापस उसी वेबसाइट पे आपको दोबारा लॉगिन करना है जो हम पहले स्टेप पे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपलोड अ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना फाइल अपलोड कर देना है। और ये जो हमने अभी पीडीएफ भरी थी ये वाली सेलेक्ट करके आपको केयरफुली इसी ऑप्शन के अंदर अपना फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। फिर आते हैं हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको कॉलेज से तो ट्रांसक्रिप्ट मिली होगी, वो आपको अपलोड करनी है। इस स्टेप पे आके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सा ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको दोनों के दोनों कॉलेजेस के, अगर आपने दो डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाई करी है तो दोनों के दोनों ट्रांसक्रिप्ट को मर्ज कर देना है और एक पीडीएफ बना देनी है। और वो वाली पीडीएफ को इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। बिल्कुल सेम रहेगा अगर आप दो डिफरेंट कॉलेजेस में कर रहे हो, आपको कंप्लीशन लेटर को भी मर्ज करके एक फाइल बना के इसमें अपलोड करना होगा। सिमिलरली आपको पासपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपको अपना पासपोर्ट का फ्रंट बैक स्टैम्प्ड वाले एरियाज ये सारी सेलेक्ट करनी है। आपको इसके अंदर क्वेश्चन मार्क का बटन जो दिख रहा है उसके अंदर आप सेलेक्ट करके देख सकते हो कि आपको वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो डिजिटल फोटो की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि किसी अच्छी जगह दुकान पे जाओ और वहाँ पे आपका जो जैसे वॉलमार्ट हो गया या फिर स्टैपल्स हो गया, इन सब में जाके यहाँ पे जाके आप अपना प्रोफेशनल फ़ोटो जो है वो खिंचवा सकते हो। $10-20 का होगा प्रोफेशनल फ़ोटो जो होती है, वो पासपोर्ट के रिलेटेड होती है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर मेंशन किया गया उसी में उसी साइज़ और इन सब की होती है। नहीं तो आपने जो स्टडी परमिट अप्लाई करते टाइम जो फ़ोटो डाला था उससे भी काम चल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने का तो वहाँ से भी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया था कि पासपोर्ट के अब जो है डिटेल्स आपको सारे स्टैंप वाले एरिया की फ़ोटो लेनी है, उन सबको मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे अंदर दो ऑप्शन आ रखे हैं। एक है एप्लीकेशन फॉर टेम्प्रेरी रेसिडेंस, आप टेम्प्रेरी रुकने के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के केसेस के अंदर आप मान लो आपने कोई स्टडी का गैप लिया था दो कोर्सेज के बीच में, या फिर आपने पढ़ाई बीच में रोक के इंडिया जाना पड़ गया था, या फिर कोई स्पेशल केसेस ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वीज़ा ऑफिसर को आपको मेंशन करनी है, वो आपको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के अंदर अपलोड करनी होगी। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिसके अंदर मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको भरना होएगा। तो चलते हैं उस फॉर्मेट की तरफ। तो गाइज ये है फॉर्मेट और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर विया आईआरसीसी ऑनलाइन पोर्टल। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो मैंने इसके अंदर दिखाया है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। आपको सेम टू सेम उसके अंदर बस अपनी डिटेल्स भरनी है और सेम टू सेम आपको चेंजेस करके अपलोड कर देनी है। ये आपका सब एक्सप्लेनेशन लेटर होता है जिसके अंदर आपको अपना कुछ स्पेशल केस एक्सप्लेन करना है, या फिर आपने कोई एजुकेशन जैसे मैंने बताया था कोई गैप लिया है, या फिर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे तो आपको रिपीट करना पड़ गया था दूसरे सेमेस्टर के अंदर। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वीज़ा ऑफिसर को बताने के लिए आप ये वाला डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट लाइन लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, और आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है और यूसीआई नंबर डालना है जो कि आपके स्टडी परमिट के ऊपर लिखा है। अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके अंदर आपको लिखना है कि आप ये अप्लाई क्यों कर रहे हो, कि ये किस चीज़ का एप्लीकेशन है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो। आपने 2 कोर्स करे थे और दोनों कोर्स का ड्यूरेशन आप डाल सकते हो, और इसके अंदर आप लिख सकते हो कि मैंने
मेरा ये कि ड्यूरेशन था दोनों कोर्स के बीच में, जो भी आपको आप चाहते हो कि आप वीज़ा ऑफिसर को बताना चाहते हो अपना स्पेशल केस, तो वो इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं होता है, तो आप इसके बिना भी आप अपलोड कर सकते हो अपना फाइल, लेकिन इट्स बेटर टू हैव दिस टू एक्सप्लेन द वीज़ा ऑफिसर अबाउट योर केस। आपको ये मेंशन कर देना है इसके अंदर कि भाई आप फुल टाइम स्टूडेंट थे और एजुकेशन आपने 2 साल की जो है वो आपने कंप्लीट कर दी है, तो अगर आप इसके अंदर लिख देते हो तो वो वेल एंड गुड। और साथ ही साथ मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ ही अपना जो है स्टडी परमिट की पिक्चर्स भी मर्ज करके डाल सकते हो इस डॉक्यूमेंट के साथ। इसको आपको पीडीएफ में करना है, और साथ में जो आपकी स्टडी परमिट की जो इमेजेस हैं दोनों, जो स्टडी परमिट आपने दोनों वो करी थी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एक्सटेंशन वाली जो स्टडी परमिट है, वो अटैच करके आप इसको अपलोड कर सकते हो सेम पोर्टल के अंदर। और इस स्टेप के बाद बस आपको कुछ नहीं करना। आपने जब सारी फाइल अपलोड कर दी होगी, तो सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद आपको बस स्क्रॉल डाउन करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ीस कितनी है, $255 है वर्क परमिट अप्लाई करने की फ़ीस। वो अप्लाई ये जैसे ही आप सारी फाइल्स अपलोड कर दोगे, तो यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, और नेक्स्ट पेज में सिर्फ आपसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा। जैसे अपना कार्ड का डिटेल हो गया, कार्ड डालो और पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर आपको 2-3 दिन वेट करना है। जब आपके पास आ जाएगा एक मेल, आईआरसीसी से मेल आ जाएगा कि भाई आप अब कंटिन्यू कर सकते हो अपना काम। तो एक चीज़ नोटिस करनी है गाइस, तो जैसे ही आपको कॉलेज से ट्रांसक्रिप्ट और कंप्लीशन लेटर आ जाता है, उसके अगले दिन से आप काम नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपको ये वाली डॉक्यूमेंट मिल जाती, जो ये लोग भेजेंगे आपको अगले दिन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 2 दिन बाद या फिर विद इन अ 1 डे आ जाता है। तो मेरे केस के अंदर ये आज मैंने अप्लाई करा था तो नेक्स्ट दिन ही आ गया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियरली लिखा होता है कि आज के डेट से आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, और उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। और जब भी आपने अप्लाई करा है, वहाँ से आपको 7 महीने तक का टाइम वो दे देते हैं। विद इन 7 मंथ्स आपको ओरिजिनल वर्क परमिट का रिप्लाई आ जाता है। आपको 3 साल का वर्क परमिट अप टू मिल सकता है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको वो जो डॉक्यूमेंट आ जाएगी, उससे आप अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हो और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, जब तक आपको ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। और आपका काम कंप्लीट हो चुका है, इस स्टेप के बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना वर्क परमिट का एप्लीकेशन खुद से फाइल कर दिया। देखो कितना ईजी स्टेप था, और इसको आप फॉलो करके अपना वर्क परमिट का एप्लीकेशन बहुत ईजिली कर सकते हो, और आपको किसी एजेंट को $200-300 देने की भी ज़रूरत नहीं होती। अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई स्पेशल केस ना हो, तो आप किसी एजेंट के पास कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, और ये लेटेस्ट तरीका है। ये मैं अभी अप्लाई करके खुद का अप्रूवल लेके बैठा हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि ये सारा स्टेप मैंने खुद से किया था, और आप भी ऐसा करके खुद का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।